हाँ जी बच्चों, बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिविडेंड का चैप्टर वैसे पूरा कर दिया था 123 से 127 तक। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो एक तो ये हमारा ओएमआर क्वेश्चन बैंक है, जो इसमें से हम ओएमआर की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, और दूसरा हमारे पास हमारा स्कैनर है, हम उसमें से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पिछली बार और इस बार के मुकाबले मैंने ये जो क्वेश्चन बैंक दिया ना, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ना, वो सारे सीए फाइनल से उठा रखे थे, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने वो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में डाल दिए। पहले वो क्वेश्चन स्टडी में नहीं होते थे, तो अब उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए। जो मैंने पिछली बार देखा, तो मैंने वो वहां से हटा दिए। और बिसाइड दैट हमारे पास स्कैनर में दुनिया भर के क्वेश्चन है, दुनिया भर के क्वेश्चन है। और तो इसमें सिर्फ ओएमआर ही है विद एक्सेप्ट इंटीग्रेट केस स्टडी। और हमारे पास पहले हम स्कैनर करेंगे कंपनी लॉ का। तो डिविडेंड का चैप्टर नंबर 8 2.347, ये जो स्कैनर है इसमें आपके पास जुलाई 21 ऑनवर्ड्स की इन्होंने, देखो जुलाई 21 ऑनवर्ड्स का पेपर इसमें डाल दिया है। ये लेटेस्ट स्कैनर है, ठीक है, जो मार्केट में आ चुका है अब। और हम लोग चलते हैं 2.347 पे। अब बच्चों 4.347 पेज पे अगर आप ये देखें, सबसे पहले इन्होंने जो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का ये टॉपिक दिया हुआ है, इसमें अगर आप प्रैक्टिकली देखो, इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, देखो पेपर में 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, ऐसे इन्होंने पूछा हुआ। ये तो सब्जेक्टिव का है। अब जैसे इस बार जुलाई 21 में 3 मार्क्स लिखा हुआ है, ऐसे लिखा 3 मार्क्स, तो इट मींस इसमें से इंटीग्रेट केस स्टडी आई होगी पेपर में। क्योंकि हमें 7 से 8 नंबर का चैप्टर माना है, तो फिर अगर यहां कम आएगा सब्जेक्टिव, तो ओएमआर इंटीग्रेट केस स्टडी आई होगी इस टॉपिक से हमारे पास, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को। तो क्वेश्चन अब शुरू करते हैं, और हम लोग जो क्वेश्चन शुरू करते हैं वो थोड़ी सी लास्ट से करते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चनों से, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चनों से करते हैं। 2.378 पे लास्ट के क्वेश्चंस पहले सारे करेंगे आज, लेकिन पहले हम नवंबर 18 का क्वेश्चन पेज 2.378 पे। बच्चों टॉपिक कराना बड़ा आसान है, उसके बाद क्वेश्चन कराना बड़ा मुश्किल है। स्कैनर के करें, स्टडी के करें, ओएमआर के करें, अपने ओएमआर के करें, ये मटेरियल बहुत इंस्टीट्यूट का इकट्ठा हो गया। अब पहले ये चीजें नहीं होती थी, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था, एक ही बुकलेट करते थे, काम हो जाता था। पर अब हर एंगल से हमें क्वेश्चन देखना है, इसलिए सभी की प्रैक्टिस जरूरी है। Karan was holding 5,000 equity share of 100 each of this company. A call of 10 was not paid by Karan. Massive Future Limited declared dividend at the rate 10%. Examine to the provision of this amount of dividend Karan should receive. तो कंपनी ने करण से कॉल का पैसा लेना है, बोली यस और नो, बोली यस और नो। तो कॉल के पैसे से डिविडेंड को एडजस्ट किया जा सकता है, बोली यस और नो। यस, बिल्कुल डिविडेंड एडजस्ट किया जा सकता है। एक्सेप्शन 127 सेक्शन की, अगर पैसे लेने हो तो डिविडेंड एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आप देखो इसमें, उसके बाद 50,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए के, कितने के हो गए टोटल? 5 लाख। फाइनल कॉल 10 रुपए की उसने पे नहीं करी, तो 50,000 रुपए उसने देने एक तरह से, और कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया उसको? 10%। अब देखो, तो इसका मतलब डिविडेंड भी 50,000 बनता है, 5 लाख का 10%, और वो भी उतना ही बनता है मोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो लिखा हुआ है प्रोविजन, लॉफुली एडजस्ट कर दिया कंपनी ने पैसा, तो नो ऑफेंस शैल डीम टू हैव कमिटेड, करण को कोई पैसा नहीं मिलकर चलेगा। पॉइंट क्लियर है सभी को? डन है। एक्सेप्शन पढ़ी थी मैंने, एग्जाम्पल लिखवाया था कॉल मनी। क्वेश्चन को टिक कर लो, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो सारे पढ़ाऊंगा, जो एक जैसे देखे हुए हैं उसको मैं कटवा दूंगा, हमने डबलिंग नहीं करनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 377 पेज पे
Director of SOM Limited propose dividend of 12% on equity share of this year. Same was approved in annual general meeting. Director declared the approved dividend. They seek your opinion on the following. Ashok holding equity share of 10 lakh has not paid call amount. 1 लाख का कॉल पैसा नहीं दिया, तो बोले कंपनी एडजस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? बोले यस और नो? यस। तो वही 127 की एक्सेप्शन का पार्ट। क्वेश्चन काट दो, एक जैसे क्वेश्चन है नवंबर 18 जैसा, इसलिए मुझे डुप्लीकेसी की जरूरत नहीं है। शशांक कह रहे कि सर डिविडेंड पेडअप पे मिलेगा। ठीक है, पेडअप पे मिलेगा, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई इशू की बात नहीं हो, पेडअप पे मिलता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैंने कैलकुलेशन पे फोकस नहीं किया, मैंने फोकस ये किया कि पैसा एडजस्ट किया जा सकता है। फिर आपके पास नवंबर 15 का क्वेश्चन, सीए फाइनल। डिविडेंड 50,000 नॉट पेड टू मोहन डिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ने मना कर दिया, तो कोर्ट ने मना कर दिया, कोई बोले ऑफेंस है 127 में? बोले यस और नो? क्या कोई भी ऑफेंस है बच्चों 127 में? बोले यस और नो? नो, कोई ऑफेंस नहीं है, बिकॉज कोर्ट ने नहीं, तो कोई भी ऑफेंस नहीं होकर चलेगा। पढ़ा तो हमने फैमिली डिस्प्यूट है, कोर्ट डिस्प्यूट, आरबीआई का ऑर्डर है। क्वेश्चन को टिक लगा लो। पीक्यू लिमिटेड paid 10% dividend to all shareholder except Kumar 500 who instruct the company to deposit dividend directly in his bank account. But company remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground account number was not tally with the bank record. Company did not inform Kumar about the discrepancy. कंपनी ने कुमार को ये बात नहीं बताई। अब बोली ऑफेंस है कि नहीं है बच्चों? यस और नो? यस। तो बिल्कुल 127 एप्लीकेबल होगा। देख लो 127 पे क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, 127 पे क्वेश्चन आता है। फिर 2015 नवंबर का ये सेम है, काट दो। ये शीला का है, शीला डिड नॉट इन्फॉर्म शीला अबाउट, वही बैंक वाला सेम। देखो लोग कहते हैं पेपर रिपीट नहीं होता। मैं स्कैनर, दुनिया ने ना कोर्स कटिंग कर रही है इस समय सीए कोर्स में, मैंने कभी स्कैनर देना बंद नहीं किया आज तक, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वेटेज क्या है। और आप देखो ये क्वेश्चन सीए फाइनल में आया हुआ है नवंबर 15 में, और मई 19 में देखो डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिर्फ नाम ही तो चेंज है, सिर्फ नाम ही तो क्या है, चेंज है। तो एग्जाम के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। फिर आपके पास 2013 नवंबर का एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट 30% ऑन पेड अप वैल्यू, जो भी है, but company was unable to post dividend warrant to Ranjan and equity shareholder up to 30th June. Ranjan filed a suit against company for payment of dividend along with interest of 20% for the default period. ठीक है, पैसा लेट देना तो ब्याज देना पड़ सकता है। डिसाइड क्या होगा? मुझे अब एक चीज बताओ कि ब्याज का रेट तो वैसे क्या कोई 20% तो है नहीं, रेट कितना है मैक्सिमम 18। तो रंजन जो ये शेयर होल्डर है इंटरेस्ट तो मांग सकता है, पर 20% मांगने का राइट नहीं होकर चलेगा। तो यहां पे इन्होंने यही दिया कि 18% होगा, ना कि 20% होके चलेगा। और पनिशमेंट तो जो है सो है सजा, कंपनी को ब्याज और 100,000 रुपये पर डे का फाइन। फिर नवंबर 11 में क्वेश्चन आया, यूएसए लिमिटेड हैज कॉन्स्टिट्यूटेड आईईपीएफ और बट नो अमाउंट हैव बीन डिपॉजिट साइड अकाउंट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस। कौन कौन सा पैसा क्रेडिट होता है? काट दो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आईईपीएफ के अंदर कौन सा पैसा क्रेडिट होकर चलता है? लिस्ट पता ही हमें कौन कौन सा पैसा जाता है। फिर आपके पास ये देखो लेटेस्ट एग्जाम जनवरी 21 का क्वेश्चन, लेटेस्ट एग्जाम। आर होल्डर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच approach company in the last week of September with a claim of dividend 2000 at the 20%. मीटिंग हेल्ड ऑन दिस डेट। तो 31/8 को मीटिंग थी, 31/8 को मीटिंग थी बच्चों, तो वो सितंबर में गया। विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 10-11, अच्छा 10-11 की, द कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ऑफ आर एंड इन्फॉर्म शेयर्स ऑन विच डिविडेंड हैज नॉट बीन क्लेम टिल द डेट, अमाउंट ट्रांसफर टू आईईपीएफ। तो बच्चों आप देखो ये 2011 का डिविडेंड है, 2019 में गया, 7 साल हो गए, पैसा कहाँ जाएगा? आईईपीएफ में ही जाएगा, नो डाउट। फिर आगे क्वेश्चन यहां पूछा है,
Explain in light of provision of act the validity of decision of company, suggest the remedy if available to him for obtaining unclaimed amount and retransfer of corresponding share in his name. तो इन्होंने कहा कि डिसीजन वैलिड है कि नहीं है कंपनी का, 7 साल के बाद तो आईपीएफ में जाएगा, ठीक है, और रेमेडी क्या, आप फंड से क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई डाउट, उनसे जाके क्लेम करो, कंपनी की ड्यूटी तो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। इनका आंसर देखते हैं। इफ आर वांट टू रिक्लेम ट्रांसफर शेयर ही कैन अप्लाई टू आईपीएफ अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट, ही ऑल्सो गेट रिफंड ऑफ डिविडेंड। तो आईपीएफ के पास जाए, जो करना आईपीएफ ने करके चलना है। समझ आया पॉइंट सभी को? क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छा है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। फिर कॉमन लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड फॉर इट्स शेयर होल्डर इन एजीएम हेल्ड ऑन 27 सितंबर और रेफरिंग टू जनरल क्लॉज एक्ट, डेट्स विद डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू पे, कितने दिन में, 30 दिन, तो 27 के बाद 30 दिन काउंट कर सकते हो। और अनक्लेम डिविडेंड कब तक जाएगा, तो उन्होंने काउंटिंग की होगी, जो भी एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना, 27 अक्टूबर और फिर 28 से लेकर 3 नवंबर तक की डेट आकर चल रही है। ये जनरल क्लॉज के हिसाब से पूछ लिया। जनरल क्लॉज में एक डेट्स का पॉइंट है तो डिविडेंड का टॉपिक ये लॉ से पूछा, लेकिन जनरल क्लॉज में फिर रिपीट होगा ये टॉपिक भी आपके पास दोबारा। फिर आपके पास ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेना, लेकिन कांटा लगा लेना, ये होमवर्क आप कर लेना, सिंपल है, मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के लिए नहीं है, वैसे प्रैक्टिस के लिए आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई 21 लेटेस्ट एग्जाम, एएसआर लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एजीएम ऑन 31/12, डिविडेंड वारंट वाज पोस्टेड ऑन 22 जनवरी। बच्चों एजीएम हुई 31/12 को, कितने दिन में डिविडेंड वारंट पोस्ट करना होता है बच्चों, 30 दिन। कितने दिन में पोस्ट करना होता है, 30 दिन, ओके 30 दिन। तो अगर डिविडेंड का वारंट 30 दिन में पोस्ट करना होता है तो बच्चों आप, इन्होंने टाइम से पोस्ट कर दिया, ओके। ड्यू टू पोस्टल डिले ए रिसीव द वारंट ऑन 5 Feb एंड एनकैश इट, ए इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट कंपनी फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। बोलिए एक्शन होगा, नो, सेक्शन 127 में भी एक्शन नहीं होगा। और जो 100 हमारे पास जो सेक्शन था जहां पे हम डिविडेंड वारंट को पोस्ट करते हैं 123 के अंदर, हम उसकी भी रेफरेंस देकर चल सकते हैं। तो 123 की भी रेफरेंस देंगे और 127 में भी लिखा 30 दिन में पे करना है और क्या करना है, पोस्ट करना है। और 123 में भी लिखा कि पोस्ट कर दिया है, मिले ना मिले हमें फर्क नहीं। लेटेस्ट एग्जाम के आंसर उन्होंने कभी भी नहीं दिए होते, इंस्टीट्यूट जब सजेस्टेड आंसर देगा उसके बाद ही देकर चलेंगे। नवंबर 20, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए होमवर्क है, हो जाएगा आपसे सॉल्व, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये उस पे है बच्चों, वो याद है आपको, डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, 4 कंडीशन, कितनी कंडीशन, 4। जैसा स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन था ना, वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो वैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा। फिर नवंबर 20 का क्वेश्चन, चलो ये देखते हैं। सनलाइट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई 22 जनवरी को, सॉफ्टवेयर का काम है, कंपनी का पहला ईयर 22 जनवरी से 31 मार्च 20 हो गया। स्टेटमेंट फॉर सेल पीरियड आफ्टर पर डेप्रिसिएशन शेड्यूल थी, रिवील नेट प्रॉफिट, डेप्शन भी डेबिट कर दिया। बोर्ड ने 20% इंटरिम डिविडेंड दिया, मीटिंग हेल्ड ऑन 7 जुलाई बिफोर होल्डिंग इट फर्स्ट एजीएम। ठीक है, बोर्ड दे सकता है इंटरिम डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने ड्यू डिलिजेंस कंप्लाई किया, मेरे हिसाब से तो किया, मुझे तो कहीं डिफॉल्ट नहीं लगा कि इंटरिम डिविडेंड ने दिया बीच में और डेप्शन प्रोवाइड किया था, आई थिंक सब चीज ठीक है। वेदर कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड, अगर नॉन प्रॉफिट कंपनी होती, सेक्शन 8 की कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं। और पेनल्टी क्या होती है, पेनल्टी आप पढ़ चुके हो, 127 में क्या होती है, थ्योरी के लिए पूछा हो, एक बार आंसर देखें इनका। देखो लिखा है ड्यू डिलिजेंस हुई है, ठीक है, और नॉन प्रॉफिट कंपनी तो कर नहीं सकती, उन्होंने लिखा होगा। एक तो ये आंसर भी तो अपने हिसाब से, हाँ, लेकिन आप इसका आंसर कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन क्या 3 के इन्होंने लिखा होगा ऊपर, पढ़ने से ये थोड़ा मिक्स कर देते हैं कई बार। फिर नवंबर 19 का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड 20% डिस्पाइट की पब्लिक डिपॉजिट का डिफॉल्ट किया है। क्वेश्चन काट दो, मतलब पढ़ रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट का डिफॉल्ट, डिविडेंड तो दे नहीं सकते। कंपनी डिविडेंड दे सकती है अगर उसको लॉस हुआ था, लॉस हुआ था तो बच्चों रेट का क्या करना पड़ेगा, एवरेज, तो वो हमें पता ही है बच्चों, लॉस के केस में डिविडेंड की कंडीशंस बीच में आ जाती है।
मई 19 का एलेक्स लिमिटेड इज फेसिंग लॉस इन द बिजनेस, वही बच्चों एवरेज रेट काट दो, पढ़ा हुआ हमने, वही एवरेज रेट मेंटेन करना है। और सेकंड पढ़ लेते हैं, 15% डिविडेंड दे रहे हैं, एजीएम में अप्रूव हुआ है, डायरेक्टर डिक्लेयर द अप्रूव डिविडेंड। विनय एक शेयर होल्डर है, हैज ट्रांसफर शेयर टू मोहन whose name has not registered on 18 जून, who will be entitled to receive the dividend। अब मुझे ये बताओ एजीएम कब हुई है, जल्दी बताओ एजीएम कब हुई है? 24 अक्टूबर को। और इसका नाम कब चढ़ गया था दूसरे वाले का? 18 जून को। तो जब 18 जून को आपका नाम चढ़ गया है, डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले आपका नाम चढ़ गया है, तो डिविडेंड तो उसी को मिलेगा। अगर डीड पेंडिंग होती फिर तो अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में चला जाता। पॉइंट समझ आया सभी को? तो एक बार देख लेते हैं। सो मोहन विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर्स। तो बच्चों शेयर ट्रांसफर हो चुके थे मोहन के नाम कौन सी डेट को? 18 जून को। तो मोहन को मिलके चलेंगे। और नहीं होते, डीड पेंडिंग होती, फिर तो अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में जाता। क्वेश्चन का बी पार्ट अच्छा है, पढ़ लीजिएगा। फिर ये काट दो, ये वही है कि जनरल एग्जाम में ट्रांसफर करना मैंडेटरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। फिर ये नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8 की डिविडेंड दे सकती है? नहीं दे सकती, पता ही हमें, काट देते हैं हम। फिर ये भी अपना रिजर्व वाला पॉइंट काट दो, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है, मैंने पढ़ रखा है कि रिजर्व में ट्रांसफर करना है कि नहीं करना, कोई मैंडेटरी नहीं है। ड्यूरिंग द, ये अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यूनिवर्सल लिमिटेड डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड फॉर द सेकेंड टाइम। After declaration, board of directors decide to revoke the second time interim dividend, financial position was poor to accommodate। तो बच्चों क्या जनरली डिविडेंड रिवोक हो सकता है? बोले यस और नो? नो, जनरली डिविडेंड रिवोक नहीं हो सकता। लेकिन अगर वॉर हो जाए और अल्ट्रा वायरस डिविडेंड दिया आउट ऑफ पावर जाके, तो डिविडेंड क्या हो सकता है? कैंसिल होकर। ये पॉइंट लिखा है हमने उसमें, ये हमने नोट्स में लिखा है पॉइंट वॉर वाला, एक बार चेक करोगे? एक बार चेक करो, लिखा तो होना चाहिए वैसे, मुझे मैं लिखवा दूंगा अभी। लिखा है कहीं, शायद, पक्का नहीं हो सकता, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। नहीं, अभी लिख देंगे, कोई बात नहीं, वैसे वॉर का पॉइंट है। चलो फिर ये वही क्वेश्चन है, नाम रजिस्टर हो गया है। देखो एजीएम कब हुई? 20 तारीख को सितंबर। दूसरे का नाम 20 मई को चढ़ चुका है, दूसरे का नाम चढ़ चुका है, तो नए वाले को मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर मई 15 का काट दो, ये वही है, लॉस के केस में एवरेज रेट मेंटेन करना। क्वेश्चन की कमी है बच्चों उसके अंदर में, आप देख रहे हो, छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो यही तो अच्छी बात है कि हम फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, ऑल आर एग्जाम क्वेश्चन, सीए फाइनल, सीए इंटर, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है आपकी नॉलेज के लिए। फिर आपके पास मई 15, ये भी काट दो, पब्लिक डिपॉजिट का डिफॉल्ट किया है, क्या डिविडेंड दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। फिर नवंबर 12 का ये भी काट दो, ये भी वही रिजर्व वाला, रिजर्व में ट्रांसफर करना ऑप्शनल है। फिर मई 11 का ये भी काट दो, आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट है, पास्ट ईयर प्रॉफिट है तो 4 कंडीशन है, कंडीशन पूछिए आपसे। फिर ये होमवर्क है, ये पढ़ लेना, टिक लगाओ, ये उसी के ऊपर है। 4 मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन मेन होमवर्क दिए आज, डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट ईयर, इसमें कैलकुलेशन करनी है, आप खुद करना सीखना, तभी मैंने आपको दिया और कुछ नहीं है। फिर मई 18, ये भी वही है बच्चों, वो 3 साल का एवरेज रेट है, लॉस हो रहा है, काट दो। कितनी बार कर ली है? तो मैंने आपको पहली क्लास में करा दिया था लॉस वाला, तो क्या होता है। फिर सेम ये भी उसी का टॉपिक है, लॉस वाला, सेम ये भी उसी का ही है। फिर मई 9 का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरपीपी लिमिटेड मीटिंग हेल्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड इन बोर्ड मीटिंग फॉर 10 जून, बोर्ड वांट टू रिवोक सच डिक्लेरेशन। ठीक है, काट दो, अभी लिखवा रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिवोक कब हो सकता है अभी लिखवा रहा हूं 2 मिनट में। ठीक है, और ये बताओ, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन पास एट एजीएम of a public company for payment of dividend at higher than
रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या हाई रेट हो सकता है फाइनल डिविडेंड का? बोलिए यस और नो? नो, नहीं होकर चल सकता। इसको भी काट दो, ये भी रिवोक वाली बात है, काट दो। टॉपिक सेम है, अभी हम लिख लेंगे। तो आगे स्कैनर की कवरेज आ गई। जो क्वेश्चन करने थे वो मैंने आपको टिक लगा दिए, बाकी सेम क्वेश्चन है, एक जैसे बार बार रिपीट हो रहा है। तो देख रहे हो आप इंटरिम डिविडेंड का लॉस वाला कितनी बार रिपीट हो रहा है पेपर के अंदर, रिजर्व वाला कितनी बार रिपीट हो रहा है, पास्ट ईयर प्रॉफिट वाला कितनी बार रिपीट हो रहा है, 127 रिपीट। और ये क्वेश्चन कि शेयर बेच दिए हैं नाम, एक्चुअली ये इस चीज से कंफ्यूज करना चाहते हैं कि डिविडेंड इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर लेट्स से 1920, बट इट शुड बी, ये कहां पे डिक्लेयर होता है? एजीएम में, साल के बाद। तो ये कहना चाहते हैं साल के बीच में नाम किसी और का था, एजीएम से पहले किसी और का है। तो ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, एजीएम की डेट से पहले जो मालिक बन चुका है ऑलरेडी, उसी को ही डिविडेंड मिलकर चलेगा, और नाम ऑलरेडी उसका चेंज हो चुका है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अभी लिखते हैं वो पार्ट भी 2 मिनट में। अब इस पे आओ ओएमआर के ऊपर। ओएमआर के ऊपर तभी हम कह रहा हूं मैं, हम साथ साथ कर लेंगे ना। आप सोचो मैं कह दूंगा बाद में एमसीक्यू करवा दूंगा, मेरे से नहीं कराए जाने, बाद में मैं आपको सही बताऊं। मैं जो कराऊंगा सबको साथ साथ कराऊंगा, आप देख लेना, क्योंकि मुझे पता है बाद में बड़ा मुश्किल है इन चीजों को हैंडल करना। मुझे पता है एक क्लास लगती है इसमें फालतू, कोई बात नहीं, लगेगी तो लगेगी, पर साथ साथ। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है, आप इंटीग्रेट केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव, स्कैनर सब कुछ देख चुके होंगे। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं बच्चों, पूरे इंडिया की, मेरे को किसी सब्जेक्ट के सारे टीचर पूछ लो, मेरे ना ऑडिट, टैक्स, लॉ, मैंने इंडिया की सारी बुक्स देख रखी है, सारी। कोई भी सारी चीजें कवर नहीं करेगा, वो एक ही बुक कवर करेगा, ठीक है। और स्कैनर के क्वेश्चन पढ़ने से ये बात नहीं होती, एक स्टाइल पता लगता है पेपर का, कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। क्वेश्चन तो हम भी डाल सकते हैं अपने मॉड्यूल में, तो स्टाइल पता लगता है, स्टाइल ऑफ पेपर क्या है पेपर में। तो डिविडेंड का 92 पेज पे आओ। चलो, पहला ओएमआर, डिविडेंड कितने दिन में पे होना चाहिए बताओ? हाँ जी, कितने डिविडेंड? 30 डेज में। ऑनलाइन वाले बोलो। सेकंड का आंसर, कौन सा पैसा आईईपीएफ में नहीं जाता? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या? असेट। ये वो क्वेश्चन है जो आईसीआई के एमसीक्यू के मॉड्यूल के अंदर उन्होंने नॉर्मल एमसीक्यू डाले हैं, वो सारे भी मैंने यहां डाल रखे हैं ऑलरेडी सारे। इन हाउ मेनी डेज सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रखना होता है? ऑनलाइन वाले बच्चों कितने दिन में? 5 डेज। कितने साल के बाद आईपीएफ में जाता है बच्चों? डिविडेंड वारंट कितने दिन में अगर नहीं पेड हुआ या नहीं हुआ तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है बच्चों? 18%। ठीक है, डन। इंटीग्रेट केस स्टडी भी ऐसी आती है, अभी दिखाता हूं आपको आज। अभी इंटीग्रेट भी करानी है मुझे, और बिलीव मी बच्चों बहुत आसान आती है, पैराग्राफ देख के डरना नहीं है, आंसर उसके भी ऐसे ही है, बस वहां पैराग्राफ बड़ा होगा या थोड़ा छोटा है। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर दो। When dividend is declared by company remain unpaid for dash days, then company should transfer unpaid dividend account within next days. बोलिए क्या आंसर होगा? 30 और क्या 7। ठीक है। बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल फॉर डिविडेंड शैल नॉट फॉल बिलो, ये उसकी कंडीशन है बच्चों, आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट। कितने परसेंट? 15%। When dividend is declared AGM of company, उसको क्या बोलते हैं? फाइनल इंटरिम इक्विटी या प्रेफरेंस? फाइनल डिविडेंड। समझ आई? ये क्वेश्चन आपने करना है, ये तो मैं शुरुआत करानी होती है। ऊपर लिखे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, थोड़े से ही हैं, अभी हो जाएगी। ये बताओ 18 क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो बच्चों, क्या कैश काइंड में तो हो ही नहीं सकता। चलो 70 का भी बता दो। कितने साल की सजा डायरेक्टर को? 2 इयर्स। समझ गए बात? तो 12-13 क्वेश्चन और है, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, साथ साथ करेंगे। इसका ओएमआर टेस्ट सुनो, ओएमआर मैं आप अभी थोड़ी देर में लगा दूंगा, अभी जाते ऊपर जाते अभी लगा दूंगा बैच के अंदर, ठीक है। तो बच्चों मैं यही कर सकता हूं
कि मैं टेस्ट ले सकता हूं, स्कैनर करा सकता हूं, स्टडी करा सकता हूं, इससे ऊपर की बात नहीं है। और लोग जो स्टडी मटेरियल पढ़ जाते हैं ना, उनका भी रैंक आ जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो हम तो फिर भी स्कैनर भी देख रहे हैं। अब रहा बात सिर्फ प्रेजेंटेशन की, वो आपको टेस्ट से सीखने को मिलेगी। बिना टेस्ट के तो प्रेजेंटेशन आ नहीं सकती, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास भी और किसी और के पास भी। चलो, अब एमसीक्यू बुकलेट ये पुराने वाली है। वैसे लॉ में अमेंडमेंट तो आई है, मैं मानता हूं, लेकिन नए वाली जब आएगी तो देख लेंगे। लेकिन ये आपको प्रिंट निकालनी पड़ेगी। वैसे वेट कर लो, वहां से बुक्स आ जाए तो शायद इस बार दे दें। पिछली बार तो उन्होंने बच्चों को दी नहीं थी, साइट के ऊपर डाल दी थी, बस किसी के घर पे नहीं आई थी। तो बच्चों ने प्रिंटिंग निकाली होगी अपने आप। तो इस बार वेट कर लेना एक बार थोड़ा समय, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो इसके मैंने सिंपल क्वेश्चन तो करा दिए थे, आप लोगों को याद है? ये वाले जो सिंपल क्वेश्चन थे, ये देखो वही था ना, ये वाले 47 से तो करा दिए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आपको इंटीग्रेट केस स्टडी के मैंने कुछ नंबर लिखवाओगे, बताओगे? मैंने आपको कॉपी में लिखवाया इंटीग्रेट केस स्टडी के क्वेश्चन, बताना। चलो, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी इंटीग्रेट केस स्टडी के नंबर लिखवा दिए हैं चैप्टर में, ताकि आपको ये परेशानी ना हो। उन्होंने क्योंकि मिक्स दे रखे हैं, तो मैं हर चैप्टर के लिखवा दूंगा। 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और 2 क्वेश्चन आप करोगे आज जाके, ठीक है। जब तक आप नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। 2 मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज 46 ICAI और MCQ मॉड्यूल जो सीए इंस्टीट्यूट ने दिया है, ये ना आपको डरा देंगे बच्चों। देखो ऐसे इतना पैरा, इतनी जगह यहां खाली, इतनी जगह यहां खाली, पेज को वेस्ट कर रहे हैं, इनको अकल नहीं है बिल्कुल भी। और मतलब हम तो वेस्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट को क्या दिक्कत है वेस्ट करने में? इतनी बड़ी बॉडी है और पेज ही जान जान के खुला खुला टाइप करती है, जान जान के, ताकि ना बच्चे। ये देखो आपको इतना बड़ा केस स्टडी आया, ओहो आई कैन नॉट डू, मम्मी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इतना बड़ा केस स्टडी, डरना नहीं है आपने, स्टाइल मेरा फॉलो करना है। सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ना है मल्टीपल चॉइस, पहले ऊपर ये नहीं पढ़ना। एमसीक्यू 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहीं से ही सॉल्व हो जाएंगे। पढ़ते हैं। इन केस ऑफ टीएमएल विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, क्या करेक्ट है? और ऑप्शन नहीं पढ़नी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना। देव इज अ ऑडिटर विल वेकेट ऑफिस, इसमें ऑडिटर का भी पॉइंट है कोई, तो ऑडिटर का तो अभी हमें पता ही नहीं है, तो ऑडिटर का क्वेश्चन हम नहीं हैंडल कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज है। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट का है, कितने साल तक बुक्स बनानी है। और रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर 2 चैप्टर के क्वेश्चन पूछे, एक ऑडिटर का भी और एक डिविडेंड का भी। हो सकता है मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऑडिटर का तो हम आंसर नहीं देंगे। तो पहला क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेट को लेके है, रेट को लेके, ठीक है। कुछ लॉस हो रहा होगा इनको। चलो क्वेश्चन अब मैं पढ़ता हूं फास्टली आपके लिए। B.R. Mohanty promoted 2 companies 2 decades ago. He promoted these companies along with 2 elder brothers of 2 friends, जो भी है नाम है। During 2 decades, these have grown magnificently as both sectors expanded beyond imagination. Both companies went public, stock listed हो गया। They did well in the past, emerged as a major export unit. ठीक है, तो ये तो कहानी बता रखी है और कुछ नहीं है, कहानी है, इसमें से कुछ निकलना नहीं है। During the lockdown, TML bottom line for current year is red, declaring dividend very first year operation, willing to continue the tradition of declaring dividend. The rate of dividend for immediately 5 year, हमने कितने साल की एवरेज लेनी है? तो 3 साल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 9% being 5 and 2% being previous year. पिछले साल 2 था, ये जान के दिया। हमें कौन से 3 लेने हैं? आज से पिछले 3 लेने हैं या शुरू से 3 लेने हैं? आज से पिछले 3 लेने हैं। 2, 5 और 8 कितना हो गया बच्चों? 10 और 5 कितना? 15 हो गया ना। 15 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? 5। बताओ एवरेज लॉस में एवरेज रेट कितना आएगा? 5। क्वेश्चन पूछ लिया, गिव द आंसर। डन है? ओके, ठीक है। क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
कुछ इन्होंने आई थिंक पास्ट ईयर प्रॉफिट से कुछ यूज किया होगा, उसी के बारे में कुछ होगा। चलो फिर आ रहा है TML deal in export have come under the scanner of Directorate Enforcement and Financial Statement and Books scrutiny for last 10 years and this is ठीक है, ये तो फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का है। WML is doing well. It has used outbreak of COVID as a business opportunity and registered significant growth in top and bottom line. For many years, they declared dividend at the rate 20%. During 1920, that earned 580 crore rupees. Board of Directors declared 25%. Without transferring any amount to reserve. Reserve पर ट्रांसफर करना जरूरी है? बताओ। नो, वही लॉ ही काम आना है बीच में, समझ आई जो हमने पढ़ा है। 14 जुलाई 20 को पोर्शन ऑफ डिविडेंड रिमेन अनपेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ने मना कर दिया, तो लॉ ने मना करा तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉ की वजह से पेंडिंग है। दिस अमाउंट ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑन 20 जुलाई। और इन्होंने ऑडिटर अपॉइंट किया, ठीक है, सी अपॉइंट करके चला है। अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग WML, जो भी हमने पढ़ा। WML कैनॉट डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट मोर देन 20%। दे कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट बट नीड टू ट्रांसफर 20% टू रिजर्व। ये तो हो ही नहीं सकता, रिजर्व तो है ही नहीं। दे कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट बट नीड टू ट्रांसफर 10% टू रिजर्व। ये भी नहीं हो सकता। दे कैन डिक्लेयर टू करंट ईयर प्रॉफिट विदाउट ट्रांसफर एनी परसेंट। ये हो सकता है। बताओ ए या डी में से कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन में 20% को एनालाइज करें, इनको आउटब्रेक जरूर मिला है लेकिन लास्ट ईयर का 20% है और करंट ईयर जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 इसमें भी कंपनी का 580 करोड़ का प्रॉफिट है। इसको कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, क्वेश्चन में कहीं लॉस तो नहीं है, तो लॉस नहीं है तो कोई दिक्कत है कोई रेट की, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर बताओ क्या होकर चलेगा, ए के डी, ए या डी? तो आंसर क्या होगा, डी। कोई दिक्कत ही नहीं, जब तो लॉस ही नहीं तो रेट की तो कोई चक्कर ही नहीं है किसी भी एंगल से। समझ आया पॉइंट सभी को? अच्छा ये वाला बताओ, रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बाय WML, विच इज द करेक्ट? WML हैज वायलेटेड लॉ बिकॉज सम ऑफ द डिविडेंड रिमेन अनपेड। तो मैंने माना अनपेड है, लेकिन रीजन क्या था, ऑपरेशन ऑफ क्या, लॉ। ऑपरेशन ऑफ क्या था, लॉ। W has violated law because unpaid dividend transfer to this. W has not violated law because unpaid dividend transfer to unpaid on this. Has not violated law because unpaid dividend transfer to unpaid within 90 days from the date of क्या, declaration. अब मुझे एक चीज बताओ, 90 days का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। एक बार लाइन दोबारा देख लेते हैं, डिविडेंड कब डिक्लेयर किया एक बार देखते हैं। 15 जून को, ओके, और 14 जुलाई 30 दिन तक पैसा अनपेड रहा लॉ की वजह से, कोई वोलेशन तो है नहीं। 14 जुलाई से लेके अगले 7 दिन में अनपेड में जाना है ना, इन्होंने 20 जुलाई को कर दिया, कोई दिक्कत है? बताओ कोई दिक्कत है? नहीं, बताओ फिर आंसर। वॉलेटेड तो है ही नहीं, वॉलेटेड तो है ही नहीं, तो सी होना चाहिए आंसर। ठीक है, चलें आगे, इसका आंसर सी होगा ना, ये रहा। ठीक है, डन है। चलो अगला बताओ, और कौन सा केस स्टडी था इंटीग्रेट? 4th डिविडेंड के ऊपर है, लेकिन पहले मैं देख लूं सारा डिविडेंड के ऊपर है ना। अच्छा CSR के ऊपर भी है, नहीं 4th नहीं करते अभी। 4th में 2 पॉइंट डिविडेंड किया तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो है ना 4th नहीं करते, या कर लेते, चलो 2 मिनट लगेंगे। 4th में एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं है। देखो एक कंपनी है VFL, अनपेड डिविडेंड बताना है करेक्ट है कि नहीं, और देखो डिविडेंड का कोई क्वेश्चन हो नहीं, बाकी सारे CSR के हैं। CSR ये टॉपिक अभी हमारा एक ही क्वेश्चन है डिविडेंड को लेकर अनपेड का। चलो देख लेते हैं डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ। देखना बच्चों, कोई डेट दे रखी है, आई थिंक ये है ना 31 अगस्त, और डिविडेंड 30 सितंबर तक अनपेड रहा। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी अलोंग विद, वेबसाइट के ऊपर लगा दी नो। तो हमें 90 दिन के अंदर लिस्ट लगानी होती है, कहां पे, वेबसाइट के ऊपर। और तो ये बताओ अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कब गया पैसा? ये तो ठीक है, 30 सितंबर तक अनपेड रहा, एंड ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी।
तो ऐसे लग रहा है देखिए कि अनपेड में इन्होंने 9 नवंबर को दिया है, तो वो तो गलत है, वो तो 7 दिन के अंदर ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बताओ मुझे, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। बताओ। पहला है नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिकॉज सम ऑफ द रिमेनिंग अनपेड इवन, वो तो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, डिविडेंड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। गिल्टी बिकॉज लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ अनपेड डिविडेंड होस्टेड ऑन वेबसाइट आफ्टर 30 डेज, वो तो 90 डेज का रूल होता है। गिल्टी बिकॉज लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी डज नॉट कंटेन द लेटेस्ट नोन एड्रेस ऑफ बेनिफिशियरी, इन्होंने क्या क्या दिया है, बेनिफिशियरी लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट डिटेल, तो उनका एड्रेस भी चाहिए था हमें तो। और गिल्टी बिकॉज इट हैज फुलफिल नॉट गिल्टी फुलफिल द प्रोविजन ऑफ लॉ, और बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ये तो गिल्टी तो है ही, बताओ क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, ए दें, बी दें या सी दें, बोलो बोलो, ऑप्शन तो बोलो कोई भी। देखो नॉन पेमेंट की तो बात है नहीं, ऑपरेशन ऑफ लॉ लिखा है, पैसा अनपेड में जाना चाहिए तो लिस्ट 90 दिन में अपडेट होनी चाहिए थी, ठीक है ना। सी हो सकता है, एक बार देखिए इनका आंसर उन्होंने जो दिया है, कौन सा क्वेश्चन है, सी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट कोई क्वेश्चन में लिखा है बेनिफिशियरी के नाम दिए कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, एड्रेस वहां पे देना क्या था, जरूरी था, ठीक है। फिर आपके पास और कौन सा क्वेश्चन था, एक बार बताओगे। 16, चलो 16 देख लेते हैं, आप एमसीक्यू मॉड्यूल 97 पेज में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द केस सिनेरियो स्टेट दैट कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 3 per share on AGM, deposit in separate bank account with banker, where the maximum time limit amount of dividend must be deposited in separate bank account। तो इसका आंसर सीधा ही निकल जाएगा। कितने दिन बच्चों, आंसर बताओ, ठीक है, सीधा निकल, मतलब कई इंटीग्रेट केस स्टडी ऐसी है ऊपर देखने की शायद जरूरत ही ना पड़ेगी, क्वेश्चन से सीधा आंसर, लॉ बेस्ड आंसर होगा उसका। अगला, अकॉर्डिंग टू केस सिनेरियो कंपनी प्रोसीड टू इशू 50,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर at the 100 to existing shareholder on which 8.5% dividend was payable as and when declared. From the given 4 options, choose the one which could not found place in the resolution that was passed for authorization of issue of क्या preference share। तो ये नहीं, ये आपसे नहीं होगा, ये तो इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर का है, अभी हम ऐसा आंसर नहीं देंगे किसी भी क्वेश्चन का, ये इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक का है। प्रेफरेंस शेयर्स की गाइडलाइंस तक तो हम पहुंचे नहीं, अभी इसको नहीं कर रहे हम लोग। फिर अकॉर्डिंग टू केस सिनेरियो आफ्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड अमाउंट ऑफ 15,600 being dividend payable to equity shareholder remain unclaimed even after the statutory period dividend was required to be paid, what is the time limit within which it shall be transferred to unpaid dividend account। कितने दिन में जाता है बच्चों, 7 days। ऑप्शन बताओ, सी, ठीक है, तो कई क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर आ जाता है। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये भी इशू ऑफ शेयर्स का है, प्रेफरेंस शेयर का, ये भी नहीं होगा हमसे, मतलब कितने साल के लिए इशू होते हैं, ठीक है, और टर्म्स के ऊपर पूछा हुआ। सो समझ आया बच्चों। तो बाकी आपने करने हैं 2-3, तो उसमें मे भी दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन जो डिविडेंड का, उसका आंसर आपको देना है, लेकिन पहले आपने क्या पढ़ना है, क्वेश्चन, उसके बाद ऊपर पढ़ना है, ताकि माइंड में रहे हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा मॉड्यूल पे आओ, रिवोकेशन वाला पॉइंट लिखते हैं।
लिख लो लास्ट में ही रेवोकेशन, मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूं यहां, रेवोकेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। मेनली इंटरिम के साथ एक क्वेश्चन आएगा, फाइनल के साथ नहीं आएगा ये क्वेश्चन मेनली, ठीक है, फाइनल के साथ आएगा नहीं, इंटरिम के साथ आएगा हमारे पास। जनरली कैनॉट बी रिवोक, एक्सेप्शंस अगर अल्ट्रा वायरस डिक्लेरेशन है, मतलब जिसके पास पावर नहीं थी उसने डिक्लेयर कर दिया, या आउटब्रेक ऑफ वॉर, आउटब्रेक ऑफ वॉर हो जाता है। या फिर फायर, डिस्ट्रॉय द कंपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। डन है। अब आप देखो, चले डन है। अब इसके व्हाट टू डू लिख लेते हैं। हमारे नोट्स तो आपको सारे पढ़ने, नोटिंग से ही सब कुछ निकल के आ रहा है। ICAI के बैक क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स नहीं क्वेश्चंस, साथ ही क्वेश्चन है उसके अंदर। स्कैनर के टिक क्वेश्चंस, OMR प्लस MCQ प्लस इंटीग्रेटेड केस स्टडी नॉट एट टाइम ऑफ एग्जाम। एग्जाम के समय नहीं पढ़ने आपने, और ये भी नॉट एट एग्जाम डे, ये भी एग्जाम डे में नहीं पढ़ने। हाँ वैसे तो पढ़ लो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम डे में नहीं पढ़ने, और ये भी एग्जाम के समय नहीं पढ़ना। अभी प्रैक्टिस करनी है, मतलब से अभी एक बार आपने स्टाइल देख लिया इंटीग्रेट क्वेश्चन का, मतलब आपको ये समझ आ जाएगा। देखो ये तो जरूरी नहीं है कि ये देखी हुई आएगी, किसी भी टॉपिक पे आ सकती है। मेन आपको ये पता लगना चाहिए, इसके आंसर ऊपर से नहीं निकलते, लॉ बेस से निकलते हैं। मैं आपको समझाना ये चाहता हूं, मतलब जैसे आपने देखा, उसने पूछा कि रेट क्या होगा, एवरेज रेट होगा, तो आपको लॉ पड़ा हुआ है इस बात का, तभी एवरेज रेट होगा। 7 दिन में जाएगा, 5 दिन में जाएगा, पेनल्टी लगेगी, ब्याज लगेगा, ये सब लॉ से आंसर निकल रहे हैं। समझ आई बात? तो आपने एग्जाम डे में सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, सिर्फ और कुछ भी नहीं करना है। इसमें सब कुछ लिखा तो हुआ है, एक रिवोक वाला पॉइंट था, लिखवा तो दिया मैंने, अल्टीमेटली पूरा हो गया हमारा। समझ गए? इसकी वैसे प्रैक्टिस करो जैसे अभी आप टेस्ट दोगे क्लास में, घर में रिवीजन शुरू करोगे। जैसे मई 22 वाले बच्चे ज्यादातर सिंगल ग्रुप देंगे, कोई टाइम कम है उनके पास पेपर के लिए, ठीक है। बोथ ग्रुप करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट चाहिए इसके लिए। तो आज क्योंकि हम अक्टूबर में आ गए हैं और मई में पेपर है, ठीक है ना, तो टाइम कम है। तो आप जैसे घर में आप रिवीजन शुरू करोगे फेब में, मार्च में, तो ये बैक क्वेश्चन देखना, स्कैनर के टिक क्वेश्चन देखना, OMR देख लेना। बट एग्जाम डे में जो करोगे सिर्फ ICS के नोट्स पढ़ने हैं आपने, और स्कैनर के फालतू हमने हटा दिए, और बैक क्वेश्चन में भी हमने टिक मार्किंग करी हुई है, कौन से करने हैं कौन से नहीं करने, ठीक है। तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। और MCQ OMR के चक्कर में मत रहना, क्योंकि आंसर अगर आपके नोट्स प्रॉपरली पढ़े गए, लॉ समझ आ गया, तो अब उसके आंसर वैसे भी दे लोगे, क्योंकि आंसर MCQ के लॉ बेस से निकल के चलने हैं। डन है? पॉइंट क्लियर है? तो हमने अब हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है लॉ का। प्लीज कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, प्लीज कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए।
कोई भी हो सकता है, उन्होंने फायर दे रखा है, वैसे कोई भी हो सकता है, जैसे फायर के अलावा कोई अर्थक्वेक आ जाए वो भी हो सकता है, नेचुरल कॉजेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक तरह से कंपनी की प्रॉपर्टी सारी जल गई, अरबों का नुकसान होगा, पैसे ही नहीं हम कहां से देंगे, तो वो एक केस हो जाता है। सो डन है बच्चों, ओके, चले बस इतना ही करें। तो आज आपके लिए होमवर्क क्या है, 2-3 स्कैनर के क्वेश्चन आपने करने हैं, वो जो पास्ट ईयर के बेस पे है, और ये 8-10 MCQ क्वेश्चन करना है, और एक आधा इंटीग्रेट केस स्टडी होगा, ठीक है आपके लिए, और उसको आप उसमें भी 2-4 क्वेश्चन होंगे, तो यू शुड डू इट। तो ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, तीनों एंगल से हमें। लेकिन बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ हमने यहां पे लिखा हुआ है, हमने लॉ एक बार ठीक से पढ़ लिया, फिर चाहे इंटीग्रेट हो चाहे नॉर्मल हो, सारों के आंसर वहीं से निकल के चलने हैं। डन है बच्चों, ओके, चलिए बस इतना ही करते हैं बच्चों।